नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी बार 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी बार 24 का डेली शो द खास खबर। आज के खास खबर में बात करेंगे फ्रांस की। पिछले कुछ दिनों से फ्रांस के हालात ठीक नहीं है। हालत इतनी खराब है कि तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा पुलिस वालों को ग्राउंड पर उतारा गया है और लगातार लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक तकरीबन 1300 से भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है। 350 से भी ज़्यादा मॉल के अंदर आग लगा दी गई है। कई सैकड़ों दुकानें लूटी जा चुकी है। 500-600 से भी ज़्यादा कारों को आग लगाई जा चुकी है। लगातार लोग दंगे फसाद कर रहे हैं, पुलिस वालों पर ही हमला कर रहे हैं और वहाँ के जो नॉर्मल पब्लिक है, जो वहाँ के सिटीजन है फ्रेंच, उनके ऊपर भी हमले देखने को मिले इन राइड्स के दौरान। इन सब के बारे में बात करेंगे, आप बस अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं ये पंगा आखिरकार शुरू हुआ कहाँ से। तो पंगा शुरू हुआ था 26 जून 2023 को, यानी आज से तकरीबन एक हफ्ते पहले, जहाँ पर एक 17 साल के नाहिल एम नाम के लड़के को एक नेस्तर नाम की जगह है फ्रांस के अंदर, शायद तक मैं उसका नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रेंच नहीं हूँ। तो नेस्तर के अंदर ये सारा बवाल शुरू होता है, जहाँ पर दो पुलिस वाले एक 17 साल के लड़के नाहिल को रोकते हैं उसकी कार में, उसे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाने को बोलते होंगे शायद। तब वो उस लड़के ने थोड़ी गाड़ी भगाने की कोशिश की, तभी एक पुलिस वाला उसे शूट कर देता है। पुलिस वाले को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में होता है असली बवाल शुरू। बवाल ऐसा शुरू होता है कि उसी रात को उसकी जो दादी होती है लड़के की, वो प्रोटेस्ट करती है, उसके साथ में कुछ और लोग होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि उनके बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। अब इंसाफ क्यों मिलना चाहिए इसके बारे में ये बता दें कि जैसे फ्रांस के अंदर, इंडिया के अंदर लेबर की यूनियन होती है, वैसे फ्रांस के अंदर पुलिस वालों की यूनियन होती है। अगर किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई केस हो जाता है तो सारे पुलिस वाले मिलकर उसका सपोर्ट करते हैं। तो उसी के विरोध में उसकी लड़के की दादी ने भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था। उसी दौरान पुलिस वालों ने उन्हें गिरफ्तार किया और कुछ एक लड़कों को शायद तक मारपीट भी पड़ी। उसके बाद में ये सारा बवाल शुरू होता है। उनके सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं जो कि बाहर के रेफ्यूजीज या फिर जो उनके जो इमिग्रेंट्स थे, जो और आप पॉपुलेशन थी इमिग्रेंट्स की, वो सारा बवाल करना शुरू करते हैं। इसमें मोस्टली अफ्रीकन्स, अरब कंट्रीज़ या फिर मुस्लिम लोग आप जिन्हें कह सकते हैं, वो शामिल थे इसके अंदर। अरब से लेकर अब तक लगातार बवाल चालू है। कई सारे मॉल लूटे जा चुके हैं, वहाँ की खुद की पब्लिक के ऊपर हमले हो रहे हैं दिन ब दिन। 50,000 पुलिस वाले लगातार लोगों को मार पीट रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो कि राष्ट्रपति है फ्रांस के, अब वो क्या करें। तो सबसे पहले जब ये राइड शुरू हुआ था तो उन्होंने एक बयान दिया था मीडिया के अंदर कि जो लोग ये रेफ्यूजीज कर रहे हैं वो गलत नहीं है, काइंड ऑफ, ऐसा उनका कहने का सेंस निकलता था। तो उन्होंने एक बयान दिया था मीडिया के अंदर, ये इनएक्सक्यूजेबल है, ये इनएक्सक्यूजेबल है और इनएक्सप्लेनेबल है। मतलब ना तो इसको समझाया जा सकता है, ना इसके बारे में बताया जा सकता है। जो भी पुलिस वाले ने किया वो गिरफ्तार है, पुलिस वाले के खिलाफ बराबर कार्यवाही होगी, लेकिन इसके बावजूद भी पब्लिक रुक नहीं रही है। फ्रांस के 4 ऐसी स्टेट या फिर आप मान के चलिए ऐसे शहर हैं, बड़ी सिटीज़ है, जहाँ पर बवाल शुरू है। वैसे बता दें आपको, ये जो 4 ज़िले हैं जो इनकी स्टेट्स हैं, उन 4 स्टेट्स के अंदर तकरीबन 200 से भी ज़्यादा जगहों पर राइड्स चल रहे हैं। लेकिन अब इन 4 स्टेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक है पेरिस, नेस्तर, मलेशिया और लियोन। ये 4 ऐसे स्टेट है जहाँ पर बवाल अभी तक शुरू है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ये बवाल शुरू है। पुलिस लगातार इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर भी बवाल देखने को मिले, जहाँ पर इटली और जर्मनी, यहाँ पर भी क्लिशेस होना शुरू हो गए। कुछ एक लंदन के अंदर भी शुरू हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम। ये जितने भी कंट्रीज़ आप जिनके बारे में ये भी सुन रहे हैं, जहाँ पर ये सारे अटैक्स हो रहे हैं, ये सारे रेफ्यूजीज़ की वजह से हो रहे हैं। रेफ्यूजीज से ज़्यादा आप उनको इमिग्रेंट्स बोल सकते हैं। रेफ्यूजीज़ कैसे दिखते हैं? बच्चे, लड़कियाँ, औरतें, वो होती है रेफ्यूजीज़। और लड़के होते हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं, एकदम भूखे नंगे टाइप के। लेकिन ये जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो एकदम मसल मैन, एकदम मिलिट्री मैन काइंड ऑफ दिखते हैं, जो कि ज़्यादातर अफ्रीकन मूल के लोग हैं, अफ्रीकन अरब लोग। अगर मैं आपको मैप में देख के बताऊँ कि ये कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं तो उसके बारे में बता दें। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस में रेफ्यूजीज़ है कितने। फ्रांस की पूरी आबादी 7 करोड़ और 70 लाख से भी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ है, 10% आबादी उनकी। नॉर्मल है वेस्टर्न सारा से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चैड, नाइजर, माली और गुआना, घाना ये भी है। ये कुछ एक ऐसे 14-15 जगह हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा आबादी आती है। अब इनके अंदर जो ये लोग हैं उनमें मोस्टली लोग कौन से होते हैं, तो तकरीबन अगर बात करें तो सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ को एक बार छोड़ भी दें तो मोरक्को की जो जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं उनके परसेंटेज बता दें आपको। तो मोरक्को से तकरीबन 11.9%, अल्जीरिया से 13%, ट्यूनीशिया से 4.4% और टर्की से 3.8% और बाकी की अफ्रीकन कंट्रीज से आए हुए लोग हैं। मेजोरिटी यही लोग हैं। अब रेफ्यूजीज़ के बारे में बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ लगातार अपने बॉर्डर ओपन रखती है रेफ्यूजीज़ के लिए। हर साल बहुत लाखों लोगों को रेफ्यूजीज़ लेती हैं। सेम होता है ब्राज़ील के साथ में। जितने भी आप 14 वेस्टर्न कंट्रीज़ देखते हैं, अगर मैं बात करूँ कुछ एक देशों को छोड़ दें जैसे पोलैंड और हंगरी, किसी भी हालत में भले ये यूएन के मेंबर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये रेफ्यूजीज़ नहीं लेते हैं क्योंकि ये अपनी खुद की पब्लिक की सिक्योरिटी चाहते हैं।
इसमें कोई बुरी बात नहीं है रेफ्यूजीज लेना, हर कंट्रीज लेती है और ये लेना भी चाहिए अगर कोई शख्स अपने देश की सत्ता से परेशान हो, लेकिन बशर्ते वो लीगली आए। इनमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो इलीगल तरीके से आते हैं, सीधे बोट के माध्यम से आते हैं, कंट्रीज़ के अंदर घुसते हैं, कोई रेफ्यूजी कैंप में नहीं जाते, सीधे जाकर वहाँ के लोगों के साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अब रेफ्यूजीज़ के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, सबसे पहले आपको वो समझनी होगी। जो मोस्टली जो लोग आते हैं वो अरेबियन अफ्रीकन लोग होते हैं, मुस्लिम्स कंट्रीज़ के, वो आकर सबसे पहले वहाँ पर रहना शुरू करते हैं, उसके बाद अपनी आबादी बढ़ाते हैं, उसके बाद में समान अधिकार मांगते हैं जो कि वहाँ के देशवासियों को मिलते हैं, उसके बाद में फिर ये अपना रिलीजन और अपना कल्चर थोपने की कोशिश करते हैं और यहीं से शुरू होता है ये सारा पंगा। इसीलिए रेफ्यूजीज़ को लेकर पोलैंड और हंगरी इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, जहाँ पर आज तक उन्होंने एक भी रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। और इसका आप ये फ़ायदा मान के चलिए कि इन दो देशों में आज तक एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। आप मैप उठा के देखिए, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, चाइना और इन दो कंट्रीज़ को छोड़कर, जहाँ पर आज तक एक भी आतंकवादी हमला ना हुआ हो। बाकी सारे देशों में हुआ और भर भर के हुआ है, मिलिटेंट्स तक की प्रॉब्लम देखने को मिली है। और इंडिया के बारे में तो क्या ही बात करें, रेफ्यूजीज़ की बात करें अगर इंडिया की, तो ये फ्यूचर है एक टाइप से जो भी फ्रांस में चल रहा है। आप ये मान के चलिए कोई मिल गया का रोहित मेहरा की जो मशीन थी, फ्यूचर मशीन देखने की, वो इंडिया के हाथ में लगी है। जो फ्रांस में चल रहा है वो आने वाले टाइम में इंडिया में ही होगा। 2017 की आरटीआई की बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ से भी ज़्यादा रेफ्यूजीज़ लोग इंडिया में आ चुके थे इलीगली, और वो अभी रह रहे हैं यहाँ पर। और 2017 की रिपोर्ट है, अभी की कंडीशन की बात करें अगर मेरे हिसाब से तो तकरीबन 7 से 8 करोड़ के आसपास इंडिया के अंदर इलीगल लोग थे। 2021 में जब CANRC 2020 में जब लागू करने की कोशिश की गई थी तो लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, जबकि ये लोगों के खुद के फ़ायदे के लिए थी। वो अलग बात है कि इसका एक भी ड्राफ्ट सामने नहीं आया था, इसके क्या नियम कायदे कानून होंगे वो किसी को ठीक तरीके से पता नहीं थे। बस ये बोल दिया 6 साल में वो होगा, 2 साल में वो होगा, इसी को लेकर आई थिंक पूरा बवाल था। बात करें वापस फ्रांस की, तो फ्रांस के हालात तो अभी तक वैसे के वैसे चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में मीटिंगें करें, लोगों को पकड़ रहे हैं। लेकिन पुलिस की भी बात कर ले थोड़ा, वैसे बात करें तो पुलिस पूरी तरीके से रेशियल मतलब भेदभाव करने वाली है यूरोपियन कंट्रीज़ की मोस्टली। इनके ऊपर हर साल कई सारे ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि ये रेशियल मतलब लोगों के रंग देखकर, उनके जो स्थान है जहाँ से वो आए हैं उनको देखकर उनके साथ में पार्शियलिटी करती है, उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं करती है। वहीं बात करें इनके एक रिकॉर्ड के बारे में तो एक मेरे पास छोटी सी रिपोर्ट थी। वहीं अगर 2022 की बात करते हैं तो तकरीबन 138 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, 138 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं जिनमें से 13 लोगों को गोली मार दी गई है। ये 2022 की तब बवाल नहीं हुआ था, लेकिन इस साल की बात करें 2023 की तो इससे पहले भी 4 इंसिडेंट हो चुके हैं, ये 5वां इंसिडेंट था। तो फिर इस बार इतना बवाल, ये पूरा प्री प्लान बवाल था और किसी ने तो इसको पूरा प्लान किया है, ये बात तो एकदम सच है। आगे बात करेंगे फ्रांस के न्यू कैपिटलिज्म की। फ्रांस की खुद की इसके अंदर पूरी की पूरी गलती है, वो कैसे, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर चलना पड़ेगा। 1968 फ्रांस के जो उस टाइम के राष्ट्रपति होते हैं वो आज़ादी तो दे देते हैं इन कंट्रीज़ को। उस टाइम पे फ्रांस के पास तकरीबन 26 ऐसी कंट्रीज़ थी, अफ्रीकन कंट्रीज़, जिनके ऊपर वो राज किया करते थे। उन 26 कंट्रीज़ को छोड़कर जब वो गए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं गए थे, उन्होंने उनको आज़ादी तो दे दी थी, लेकिन उसके बाद उनकी जो करेंसी थी, जो उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट था, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लिया था। अब ये कंट्रीज़ कौन सी है ये भी आप सुन लीजिए, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मरूतिया, माली, नाइजर, चेड, सूडान, नाइजीरिया, गुआना, और भी कई सारी कंट्रीज़ है जहाँ के ऊपर ये आज भी कंट्रोल करती हैं। बात करें इनकी जो खुद की करेंसी है जो कि इनके ऊपर डिप्लॉयड कर दी गई है, आप ये मान के चलिए कि जो फ्रांस की करेंसी होती है उसी से ये ट्रेड कर सकते हैं, वरना ट्रेड नहीं कर सकते। 70% इन कंट्रीज़ के जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं वो पूरे फ्रांस के पास में जमा है और फ्रांस की करेंसी इसी के ऊपर चलती है। वो कैसे, थोड़ा आप इसी के बारे में भी सुन लीजिए। उससे पहले बात करते हैं कि फ्रांस का ट्रेड है कैसा इन कंट्रीज़ के साथ में। तो बात करेंगे तो कम से कम 14 ऐसी कंट्रीज है जिनके जो फॉरेन रिजर्व्स है वो फ्रांस के पास में 70% से भी ज़्यादा फ्रांस अपने पास में रखता है। उसके बाद में फ्रांस की इनकम है जो कि मरीन इनकम है, जो कि समुद्र से मछलियाँ पकड़ कर आती है, वो है तकरीबन 1.3 बिलियन की। उनकी जो इनकम है उसका 90%, 1.3 बिलियन का 90% मान के चलिए तकरीबन 1.10 बिलियन डॉलर्स तकरीबन पूरा आता है साउथ अफ्रीका से। 60 बिलियन यूरो की जो ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, 60 बिलियन यूरोज़, डॉलर की बात नहीं हो रही, 60 बिलियन यूरोज़ की ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं वो CFA फ्रांस के, जो फ्रांस के पास ही है। उसके बाद में बात करेंगे तो फ्रांस एक करेंसी अप्लाई करता है इनके ऊपर जिसे कहते हैं CFA फ्रेंच। एक करेंसी होती है जो फ्रांस इनके लिए प्रिंट करता है एक हिसाब से आप मान के चलिए, और ये पेग है यूरो से। 1966 के अंदर जब फ्रांस इसका हिस्सा बनता है तो उसके बाद में UN के दबाव आने के बाद में 1980s आई थिंक 1999 के अंदर ये फ्रांस
कनेक्ट कर देता है यूरो से इस पूरी करेंसी को। करने के बाद में फ्रांस जब इसे पैक करता है, दोनों करेंसी को आपस में मिला देता है, तो उसके बाद में फ्रांस अपने यूरोस को कंट्रोल या फिर स्टेबल रखने के लिए इनका इस्तेमाल करता है CRF करेंसी का, जहाँ पर ये इन CFA करेंसी को कभी भी इनकी जो परचेजिंग पावर है जो इन अफ्रीकन कंट्रीज़ की कभी भी गिरा सकता है, कभी भी बढ़ा सकता है, बस अपने यूरोस को कंट्रोल लेने के लिए। आप में से कितने लोगों ने ओवेरी कोस्ट के बारे में सुना होगा? ओवेरी कोस्ट दुनिया का सबसे ज़्यादा कोको प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज है। वैसे बात करें तो यहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन उसको उगाने के बजाय इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बेचेंगे एक ही कंपनी को, जिसका नाम है कारगिल। ये कारगिल वो वॉर वाला नहीं है, कारगिल एक कंपनी है फ्रांस के अंदर जो कि कोको बनाती है, कोको से कॉफ़ी बनती है, आप सब लोगों को ज़रूर पता होगा, और चॉकलेट भी बनती है। इन सबको कंट्रोल किया जाता है फ्रांस के द्वारा, और इनके ऊपर अत्याचार तो किस तरीके से होते हैं उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक डॉक्यूमेंट्री सजेस्ट कर दूंगा और एक वीडियो सजेस्ट करूँगा, जिसे आप देख एक बार ज़रूर देखें, आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स किस तरीके से इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। भूलिए मत 1968 से पहले इनके साथ में क्या होता था। अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर जितना यूरोपियन कंट्रीज़ ने अत्याचार किया है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन एक बकेट भी नहीं है पूरे समुद्र से। ये अत्याचार अभी इन्होंने जो किया है वो तो इनको वापस भोगना पड़ेगा। जैसे अपना इंडिया के अंदर इसे कर्मा बोला जाता है, वही कर्मा इनके साथ में भी होने वाला है। इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन को ये रोक नहीं सकते। कई सारी कंट्रीज़ और ये सारे जो जर्मनी, इटली, जितने भी 14 के 14 यूरोपियन कंट्रीज़ है वो सारी कंट्रोल की जाती है यूएस के द्वारा। यूएस का वसाल स्टेट बोल सकते हैं जिसे हम। अगर नहीं मानेंगे तो इनकी पूरी सरकार गिरा दी जाएगी। वैसे आपको बता दूँ फ्रांस के अंदर जब इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया था 1968 के बाद में फ्रांस को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो उस टाइम पे 140 से भी ज़्यादा सरकारों को पिछले 1970 से लेकर 1999 के बीच में 120 से भी ज़्यादा सरकारों को गिरा दिया गया था। 130 से भी ज़्यादा सरकारों को गिरा दिया गया था। उस 130 सरकारों को गिराने का एक सीधा सा नॉर्मल तरीका होता था, वहाँ के जो मिलिटेंट्स ग्रुप थे उनको पैसा दो, सरकारें माने तो ठीक है, नहीं माने तो उनके जो प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है उनको गोली मार दो। ये होता था फ्रांस का काम। और शायद तक ये कहीं ना कहीं आज भी शुरू है। और भी कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनके बारे में अगर हम बात भी करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन कंट्रोल करना चाहिए। जहाँ से लोग आते हैं उन्हें रोकना चाहिए, उनको पहले अपने कैंप में लाकर उन्हें एक ट्रेनिंग देनी चाहिए कि किस तरीके से उन्हें इन कंट्रीज़ के अंदर जीना है। लेकिन उन लोगों का क्या करेंगे जो कि गलत तरीके से इंटरवीन करते हैं। वहीं इंडियन सरकार की बात करें तो 14 तारीख को, जो 14 जुलाई है, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी की विजिट है फ्रांस के अंदर, जहाँ की वो उनको एक चीफ गेस्ट बनाया गया है फ्रांस के एक इवेंट के अंदर, जो कि 14 जुलाई को होना है। कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के आ रहे हैं फ्रांस के अंदर, इसीलिए सारे दंगे भड़काए गए, जो कि एकदम झूठी बात है। अगर वहाँ पर ऐसे दंगे हो रहे हैं तो फिर जर्मनी में और इटली में किस बात पे हो रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए TVR24। मैं हूँ मनोज सिंह राजपूत। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ।